पेपर्स या प्रभात एग्जाम यूट्यूब चैनल का फोकस सीरीज 2023 प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम प्रत्येक दिन आईएएस व पीसीएस की परीक्षाओं में पूछे गए 50 प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषणात्मक संकलन लेकर प्रस्तुत होंगे। हमें विश्वास है कि फोकस सीरीज 2023 का यह प्रोग्राम आपकी तैयारी को फोकस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, जिसमें आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? ए. बी.आर. अम्बेडकर ने, बी. महात्मा गांधी ने, सी. दीनदयाल उपाध्याय ने, डी. मोहम्मद अली जिन्ना ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक योगदान देने वाली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। वे संविधान निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। अगला प्रश्न, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? ए. 26 जनवरी 1950 को, बी. 11 फरवरी 1948 को, सी. 26 नवंबर 1949 को, या डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष एवं डॉक्टर अंबेडकर को संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। 2 वर्ष 11 माह तथा 17 दिन के समयांतर्गत भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो गया तथा इसे 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू कर दिया गया। अगला प्रश्न, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है? ए. यूनाइटेड किंगडम, बी. संयुक्त राज्य अमेरिका, सी. यूएसएसआर, डी. ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। न्यायिक पुनरावलोकन का विकास जिस रूप में अमेरिका में हुआ है, उसके अंतर्गत देश के सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि वह इस बारे में विधायी कार्य की वैधता या अवैधता के संबंध में अंतिम निर्णय सुना सकता है कि मूल विधि देश के संविधान के उपबंधों के अनुरूप है या नहीं। इस संबंध में हमारा संविधान बहुत कुछ अमेरिकी प्रथा का अनुसरण करता है। संविधान देश की मूल विधि है, अतः विधायी अधिनियम को चाहे वह संघ का हो या राज्यों का, मूल विधि के अनुरूप होना ही चाहिए। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, ए. अनुच्छेद 14, बी. अनुच्छेद 36, सी. अनुच्छेद 74। सूची 2, संशोधन प्रक्रिया, मंत्री परिषद, समानता का अधिकार, नीति निर्देशक तत्व। कूट ए. 2143, बी. 4132, सी. 1234, डी. 3421। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है, जिसमें नागरिकों एवं विदेशी व्यक्तियों के समानता के अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 36 राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन करता है, जो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक वर्णित है। अनुच्छेद 74 में संघीय मंत्रिपरिषद के गठन का वर्णन किया गया है तथा अनुच्छेद 368 संविधान की संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है, जिसमें साधारण संशोधन और विशेष संशोधन के प्रावधानों का विवरण किया गया है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? ए. 22, बी. 24, सी. 29, डी. 32। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन यानी कि 1993 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए थे। अगला प्रश्न,
किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? ए. लॉर्ड ब्राइस, बी. आइवर जेनिंग्स, सी. H.J. लास्की, डी. K.C. वियर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। K.C. वियर ने भारत को एक अर्ध संघात्मक राज्य माना है। इनके अनुसार भारत पूर्ण संघात्मक राज्य की अवधारणा पर खरा नहीं उतरता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? ए. विचार की स्वतंत्रता, डी. आर्थिक स्वतंत्रता, सी. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, डी. विश्वास की स्वतंत्रता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उसकी कुंजी का काम करती है। इससे संविधान में निहित मूल्यों और अपेक्षाओं की झलक मिलती है। संविधान निर्माताओं ने किस प्रकार के भारत की कल्पना की थी, इसका उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। प्रस्तावना के अंतर्गत भारत में विभिन्न प्रकार की समानता और स्वतंत्रताओं की चर्चा की गई है। यहाँ स्वतंत्रता का तात्पर्य नागरिक स्वतंत्रता से है। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। यह व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रत्येक नागरिक को स्थिति और अवसर की क्षमता प्रदान करती है, जिसका अभिप्राय समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के लिए उपबंधित है। इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैचारिक, धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख है और यह भी कहा गया है कि राज्य अपने नागरिकों के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता का कोई उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? ए. इंदिरा साहनी वाद, बी. शंकरी प्रसाद का वाद, सी. रुदल शाह का वाद, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्नानुसार किसी भी वाद में मूल ढांचे की व्याख्या नहीं की गई है। सर्वप्रथम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? ए. सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा, बी. नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सी. सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, डी. नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न में उल्लेखित राज्यों को संपूर्ण राज्यों का दर्जा प्रदान करने का सही कालक्रम इस प्रकार है: नागालैंड 1 दिसंबर 1963, हरियाणा 1 नवंबर 1966, सिक्किम 16 मई 1975, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? पहला, शक्तियों का परिसीमन, दूसरा, विधि के समक्ष समता, तीसरा, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, चौथा, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. 1 और 3, बी. 2 और 4, सी. 1, 2 और 4, डी. 1, 2, 3 और 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। विधि शासन का प्रमुख सिद्धांत कानून के समक्ष सभी लोगों की समता है, अर्थात कानून सर्वोपरि है और वह देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। इसे कानून का शासन भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में यह शासन अंग्रेजी अमेरिकी विधान से लिया गया है। इसके अंतर्गत राज्य का प्रत्येक अधिकारी अपने आप को विधि के अधीन समझेगा और कानून का पालन करेगा। इसमें राज्य के तीनों अंग यानी कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका कानून के अनुसार कार्यवाही करने के लिए बाध्य है। विधि के शासन के अंतर्गत व्यक्ति संबंधी सभी स्वतंत्रताएं इसमें शामिल मानी जाएंगी और इसे संविधान का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। विधि के शासन के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों के द्वारा संवैधानिक सीमाओं के अंदर अपनी कार्यपालक शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। यदि उनके द्वारा अपने शक्तियों का प्रयोग नहीं या सीमा से अधिक किया जाता है तो जनता उनके आचरण को चुनौती दे सकती है और न्यायालय उनके आचरण में सुधार करेंगे। किसी भी व्यक्ति के पास विशेषाधिकार की असीमित शक्तियां नहीं होती हैं। सभी व्यक्तियों को विशेषाधिकार का प्रयोग विधि के अनुसार दी गई शक्तियों के अंतर्गत करना होता है। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।
है।